Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself, Krishna Kumar. So let's start our topic. आज हम बच्चे कक्षा 10वीं के लिए समास करेंगे। आज हम अपनी कक्षा में करने जा रहे हैं समास। देखिए, समास का टॉपिक करें बेटा, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समास हमारे एग्जाम में आएगा कितने मार्क्स का। तो समास का जो क्वेश्चन है बच्चे, वो 4 अंक का प्रश्न आपको मिलेगा व्याकरण में। समास से आपको 4 अंक का प्रश्न मिलेगा व्याकरण के अंदर, और ये 4 अंक जो है वो 2 क्वेश्चन के अंदर डिवाइड होंगे, कै पार्ट और ख पार्ट। 2 पार्ट के अंदर ये क्वेश्चन डिवाइड होंगे। मेन समास के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल मिला के कितने अंक का हो जाएगा? 4 अंक का। अब ये 2 क्वेश्चन का प्रारूप क्या रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। जैसे सपोज करो आपको क्या मिलेगा, कै पार्ट में आपको मिल जाएगा, मान लीजिए आपको ये शब्द मिल जाएंगे, आमरण। दूसरा शब्द आपको मिल जाएगा, सपोज करो नीलकंठ मिल गया आपको। तो आपको क्वेश्चन ये कहा जाएगा कि उपरोक्त शब्दों का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। आपको क्वेश्चन कहा जाएगा कि उपरोक्त जो शब्द हैं इनका समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, इसी का उल्टा आपको मिल जाएगा। आपको पहले से ही विग्रह करके दे देंगे, जैसे मैंने इनका ये विग्रह कर दिया, इस तरीके से आपको विग्रह दिया जाएगा, नीला है जो कंठ। और फिर आपसे ये कहा जाएगा कि विग्रह पद को, समस्त पद को एक पद में, समास शब्द में बदलिए और फिर समास का नाम लिखिए। जो आपके सामने ये विग्रह पद है इसको एक पद में बदलिए, यानी कि समास शब्द का निर्माण कीजिए, फिर उसके बाद इसके समास का नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन जो ऊपर आएगा, विग्रह करना होगा, ये भी 2 मार्क्स का है। विग्रह को समस्त पद बनाना होगा, उसके बाद समास का नाम लिखना है, ये भी 2 मार्क्स का होगा। इस तरीके से आपके ये 2 प्रश्न आएंगे, 2-2 अंक के। टोटल समास में से 4 अंक का प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि हमारे क्वेश्चन का प्रारूप क्या रहेगा। हमें ये भी पता चल गया कि हमारा टॉपिक जो है वो एग्जाम में कितने मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा समास को। देखिए, समास को पहले हम समझ लेते हैं कि समास शब्द का जो मीनिंग होता है वो हो जाता है समा जाना, किसी चीज के अंदर समा जाना। समा जाना मीन्स उसको संक्षिप्त कर देना, बड़ी चीज को संक्षिप्त करना, छोटा कर देना, ये क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। ठीक है ना। समास का मीनिंग होता है समा जाना। बड़ा मीनिंग किसी छोटे एक शब्द के अंदर समा जाना, उसको संक्षिप्त करना, ये इस शब्द का क्या है? मीनिंग है। अब संक्षिप्त किस तरीके से किया जाता है? जैसे मान लो हमारे सामने ये 2 या 2 से ज्यादा पद दे रखे हैं। सपोज कीजिए हमारे सामने दे रखा है गांव को जाने वाला, हमारे सामने दिया हुआ है गांव को जाने वाला, और हमने यहां पर बना दिया इसको ग्राम गत। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, यहां पर तो ये इतना लंबा पद था, ठीक है, इस पद को हमने किस में बदल दिया? ये संक्षिप्त शब्द में बदल दिया। ये संक्षिप्त शब्द ही क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। तो आप छोटा करना या समा जाना या संक्षिप्त करने का अर्थ पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि इस तरीके से जो हमारे सामने एक पद है, ठीक है, एक लंबा जो वाक्य या एक उपवाक्य है, उसको एक शब्द के अंदर हमने बदला। वो शब्द जो है इससे काफी छोटा है, संक्षिप्त है, और उसके अंदर ही जो है ना इसका अर्थ क्या है? समाया हुआ है। आप ये देखिए, गांव मीन्स ग्राम, जाने वाला मीन्स गत, गत का मतलब होता है जाने वाला। तो इस संक्षिप्त शब्द के अंदर ही इसका मीनिंग क्या है? समाया हुआ है। इस प्रकार से इसको हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। ये तो बच्चे हमने इसका अर्थ देख लिया। अब परिभाषा क्या बनती है, देखिए समास की। समास की परिभाषा क्या बनेगी? प्रॉपर जो परिभाषा व्याकरणिक नियम के अनुसार जो समास की परिभाषा बनेगी, हम परिभाषा को एक उदाहरण सहित साथ साथ करेंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 या 2 से अधिक पद, 2 या 2 से अधिक पद, जैसे विद्या के लिए आलय,
विद्या के लिए आलय, ये बन गया विद्यालय। अब मैं अपनी परिभाषा को शुरू करता हूं। मेरी परिभाषा है दो या दो से अधिक पद। एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। तो दो या दो से अधिक, यहां पर ये दो है, दो या दो से अधिक पदों के लिए, इन पदों के लिए एक संक्षिप्त शब्द का निर्माण करना। मैंने ये क्या कर लिया, संक्षिप्त शब्द का निर्माण कर लिया। ये संक्षिप्त शब्द दिए गए पदों के अर्थ को क्या कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। आई होप आप परिभाषा को थोड़ा अंडरस्टैंड कर गए होंगे। मैं एक बार फिर से परिभाषा को रिपीट करते हैं हम बहुत आराम से। दो या दो से अधिक पदों के लिए, एक पद हमारा ये हो गया विद्या, एक पद उसके लिए आलय, घर। तो दो या दो से अधिक पदों, यहाँ पर दो पद हैं, ठीक है। तो दो या दो से अधिक पदों के लिए एक संक्षिप्त शब्द का निर्माण करना। मैंने इसके लिए संक्षिप्त शब्द का निर्माण कर लिया। अब इस संक्षिप्त शब्द की विशेषता क्या है, ये इन पदों के अर्थ को पूरी तरीके से क्या कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। ये समास की क्या बन गई, परिभाषा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। दो या दो से अधिक पदों के लिए एक संक्षिप्त शब्द का निर्माण करना जो दिए गए पदों के, इन दोनों पदों के अर्थ को पूरी तरीके से क्या कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे, समास। अर्थ को स्पष्ट करने का मतलब ये है, इन पदों का जो अर्थ है वही इस शब्द का क्या है, अर्थ है। विद्या के लिए आलय, इस शब्द का भी अर्थ वही है, विद्यालय मीन्स विद्या के लिए आलय। तो इस प्रकार दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक संक्षिप्त शब्द का निर्माण करना जो दिए गए पदों के अर्थ को स्पष्ट करता है, उसी को हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। ये हमारी समास की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। अब दूसरी चीज जो इसमें समझने की है, दूसरी बात जो इसमें समझने की है, वो समझने की ये है कि हमने देखा दो या दो से अधिक पद, ठीक है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें भाई दो पद हैं कौन से, क्योंकि जब हम समास के भेदों की परिभाषा करेंगे तो हर एक भेद की परिभाषा में हमें ये सुनने को मिलेगा कि जहां पहला पद ये हो, दूसरा पद ये हो, तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहला पद कौन सा है और दूसरा पद कौन सा है। तो उसकी हमें क्या पहचान होगी। देखिए बच्चे, जब आपको या तो आपको समास में ये कारक की विभक्ति मिलेगी, इनको बोलते हैं कारक विभक्ति, ठीक है ना। कारक विभक्ति होती है ये, जैसे का, के, में, पर, ठीक है ना, के लिए, से, के द्वारा, को, ये क्या होती है, कारक विभक्ति होती है। या तो आपको समास विग्रह में ये कारक विभक्ति मिलेंगी, अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, है जो, या है जिसका, या आपको मिलेगा योजक, ऐसे आपको योजक मिलेगा। तो इनसे पहले यानी कि कारक विभक्ति या फिर है जो, या फिर है जिसका, या फिर ये योजक, इनसे जो पहले होता है, अब यहाँ पर ये कारक विभक्ति से पहले क्या है, ये विद्या है, इसका मतलब ये क्या हो गया, पहला पद। और इनके बाद जो होता है वो क्या कहलाता है, दूसरा पद भी कह देते हैं उसको, और उसको अंतिम पद भी बोल देते हैं। इसके दो नाम हैं, कारक विभक्ति से पहले जो होता है, या कोई भी विभक्ति हो, चाहे वो है जो के रूप में हो, चाहे वो है जिसका के रूप में हो, चाहे फिर वो योजक हो, इनसे पहले जो होता है वो पहला पद होता है, और इनके बाद जो होता है वो दूसरा पद या अंतिम पद होता है। अगर अब आपकी ये अच्छे से पहचान आ गई कि मेरे इस पद में पहला पद कौन सा है और दूसरा पद कौन सा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए समास बहुत आसान हो जाएगा, कारण कि हर समास की परिभाषा में आपको यही चीज बार बार सुनने को मिलेगी, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन यहां से ये बनता है, ये तो हमने परिभाषा कर ली, हमने पहला पद दूसरा पद समझ लिया, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि समास किसे कहते हैं और समास विग्रह क्या होता है। देखिए, जब आप दो या दो से अधिक पदों के लिए एक संक्षिप्त शब्द का निर्माण करते हैं जो इनके अर्थ को स्पष्ट करता है, तो उसको तो हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। इसको तो हम कहेंगे समास। और समास शब्द को पुनः उसी स्थिति में लिखना जिस स्थिति में वो हमारे सामने था। हमारे सामने तो ये इस रूप में था, तो
समास शब्द को पुनः वैसी स्थिति में लिखना वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा समास विग्रह कहलाएगा, वो कहलाएगा समास विग्रह। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने समास का अर्थ देखा, आपने समास की परिभाषा की, हमने समास को जो पहला पद और दूसरे पद में किस तरीके से उसकी पहचान कर रही है, और समास क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि समास के भेद कितने हैं। ठीक है, समास के भेद कितने हैं। देखिए समास के बच्चे 6 भेद हैं, समास के 6 भेद हैं। पहला भेद है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। समास का चौथा भेद है द्विगु समास, द्विगु समास। समास का पांचवा भेद है द्वंद्व समास, पहले इसको द्वंद्व समास बोलते थे, आजकल इसको द्वंद्व समास बोलते हैं। और समास का 6वां भेद है बहुव्रीहि समास, समास का अंतिम भेद है बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से ये समास का पूरा चार्ट आपके सामने हो गया, जो समास के 6 भेद हैं। इसके अलावा समास में तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के यहाँ पर क्या है, उपभेद है। तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद हैं यहाँ पर, वो उपभेद मैं आपको बता रहा हूं। तत्पुरुष समास के कुल मिलाकर 7 उपभेद हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां भेद। अब तत्पुरुष समास के जो 7 उपभेद हैं वो है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, सबके पीछे आप तत्पुरुष लगा लीजिएगा, अपादान तत्पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट संबंध तत्पुरुष, नेक्स्ट इसको मैं यहां लिख देता हूं अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। और अंतिम भेद है नग तत्पुरुष। ये तत्पुरुष समास के क्या हैं, 7 भेद है। ठीक है ना, तो समास का आप टोटल चैप्टर सिलेबस समझने की कोशिश कीजिए, पूरा विषय को समझने की कोशिश कीजिए आप। समास के हैं 6 भेद, अव्ययी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। उसके बाद तत्पुरुष समास के 7 भेद है, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिगण और नग तत्पुरुष। ये जो 7 भेद हैं तत्पुरुष समास के, इनको आप दूसरे शब्दों में समास के आप क्या कह सकते हो, उपभेद कह सकते हो, क्योंकि ये समास के भेद के क्या है, भेद है, इसलिए आप इनको समास के उपभेद कह सकते हो। आई होप आपकी क्लास, आज की क्लास में आपको काफी जानकारी मिली होगी। अगली क्लास में हम इन समासों को 1 बाय 1 क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।